Hello friends, this is Tanvi Pahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. So, in our last lecture, we have completely dealt with the revolutionary activities of Phase 2 that held between 1920 to 1930. In between, we have seen an Alipur conspiracy case in which a Sonder एंड ब्रिटिश ऑफिशियल वॉज मर्डर. ठीक है, सॉन्डर का मर्डर कर देते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में. उससे जुड़ा हुआ था साइमन कमीशन. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि हम साइमन कमीशन पे अगला लेक्चर बनाने वाले हैं. तो आइए देख लेते हैं कि साइमन कमीशन क्या थी, क्यों बनाई गई थी और क्यों इंडिया में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था. देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1919 में. ठीक है, इसका एक प्रोविजन था कि एक कमीशन बनाई जाएगी 10 साल के बाद दैट विल स्टडी and review government schemes and give new suggestions on constitutional development. इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर एक कमीशन बनाएंगे 10 साल के अंदर. उसका काम रहेगा गवर्नमेंट स्कीम्स, उसकी डेवलपमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को स्टडी करना, उसको रिव्यू करना और उसके साथ नए मेजर्स को सजेस्ट करना. तो ये काम था साइमन कमीशन का. अब 10 साल बाद ये कमीशन बननी थी, तो 1919 के हिसाब से 1929 में साइमन कमीशन का फॉर्मेशन होना चाहिए था. लेकिन नवंबर 8, 1927 को साइमन कमीशन फॉर्म कर दी जाती है. ठीक है, अब हमें यहाँ पॉइंट करने वाली बात यह है कि 2 साल पहले कमीशन क्यों बना दी गई. ठीक है, सर जॉन साइमन वॉज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन. साथ ही साथ इसमें 7 मेंबर्स थे एंड ऑल वर वाइट मेंबर्स, मतलब ऑल वर ब्रिटिशर्स. ठीक है, ये कुछ फीचर्स थे साइमन कमीशन के. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रीज़न क्या रहता है जो साइमन कमीशन को 2 साल पहले बनाना पड़ा. सबसे पहले तो इलेक्शन इन ब्रिटेन. अब ब्रिटेन में इलेक्शंस होने वाले थे. ठीक है, तो इलेक्शंस होना मतलब चांसेस थे कि देयर विल बी अ चेंज इन पार्टी. तो जब इलेक्शंस होने थे तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इलेक्शन होने के पहले वो अपने अनुसार कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में कर लें. तो इसलिए इसकी अर्ली मेकिंग की गई साइमन कमीशन की. उसके बाद फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिन फीचर्स को लेकर अपने साथ इंडिया में आया था उसका फेलियर हो जाता है. तो इस वजह से भी साइमन कमीशन की अर्ली मेकिंग गई. कैसे फेलियर हो जाता है, एक ली कमीशन बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर. वो फेल हो जाती है रिक्रूट करने में टू ब्रिटिश ऑफिशियल्स. सिविल सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट के लिए इस कमीशन को बनाया गया था और वो फेल हो जाती है टू recruit enough British officials. Okay. Another was Muddiman Commission. It was also formed to look into a deadlock on diarchical dispensation. तो डायरकी में जो डेडलॉक क्रिएट होने लग गया था उसको लुक करने के लिए इस कमीशन को बनाया था, लेकिन ये भी अपने फंक्शन को करने में फेल हो जाती है. तीसरी रहती है लिलिंगटो कमीशन. इसका काम रहता है टू इंक्वायर द क्राइसिस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट ऑल्सो फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव. तो दिस वर द रीजन for the early making of Simon Commission. Now we have to see what were the features of Simon Commission that became the reason to protest. ऐसा क्या कारण था जो भारतीय लोग इसका विरोध करने लगे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न वॉज एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम कमीशन. इंडियंस कहने लगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में आप हमें ही एक्सक्लूड कर रहे हैं, उस कमीशन में हमारी कोई भी मेंबरशिप नहीं दे रहे हैं, तो हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे, इसका विरोध करेंगे, हमें भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना है. ठीक है, इंडियंस बोलते हैं ये हमारे लिए एक डेलिब्रेट इंसल्ट है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की इंसल्ट है, क्या हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, ऐसा सोचते हैं. फॉरेनर्स विल टेक डिसीजन अगेंस्ट इंडियंस इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. क्या अब हमारे इंटरेस्ट के लिए, हमारी सेल्फ गवर्नमेंट के लिए फॉरेनर्स डिसीजन लेंगे, ऐसा सोचना था इंडियंस का. दे टुक दिस फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन एज एन इंसल्ट टू देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दिस बिकेम द रीजन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन. अब कैसे करते हैं प्रोटेस्ट, तो कांग्रेस का एक मीटिंग होती है मद्रास में 1927 में. इट वॉज प्रिसाइडेड बाय M.A. अंसारी टू बी रिमेंबर्ड. ओके,
दे डिसाइडेड टू बॉयकॉट साइमन कमीशन, और यहाँ डिसाइड किया गया कि वी विल कंप्लीटली बॉयकॉट साइमन कमीशन। वहाँ पर कहा गया एट ईच एंड एवरी फॉर्म, हम बॉयकॉट करेंगे साइमन कमीशन को एट ईच एंड एवरी फॉर्म, हर तरीके से। अदर ग्रुप्स दैट जॉइन दिस कांग्रेस इन दिस प्रोटेस्ट वर हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, ये देख लिया हमने किस तरीके से पब्लिक ने कांग्रेस का साथ दिया, पब्लिक ने साइमन कमीशन के फॉर्मेशन में जो रिस्पॉन्स दिया, ये हम लोग आज देख लेते हैं। जैसे ही कमीशन लैंड होती है फरवरी 3, 1928 में बॉम्बे में, ठीक है, बाय सी रूट दे एंटर्ड टू इंडिया, वैसे ही कंट्री वाइड प्रोटेस्ट होने लग जाता है, पूरा देश हड़ताल करने लग जाता है कि हड़ताल करेंगे हम, साइमन कमीशन एंटर नहीं होनी चाहिए। सब लोग ब्लैक फ्लैग्स लेकर खड़े हो जाते हैं कि आपकी जो कमीशन है इसके प्रोविजंस जो होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे, ब्लैक होंगे, हम इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ब्लैक फ्लैग्स लेके खड़े हो जाते हैं, धरने देने लगते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करने लगते हैं और स्लोगन्स चिल्लाने लगते हैं दैट साइमन यू शुड गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं पूरे देश में। इस तरीके से पूरी जनता जो है वो प्रोटेस्ट करती है अगेंस्ट साइमन कमीशन। ठीक है, ये रिस्पॉन्स रहता है पब्लिक का। अब हम देखते हैं कि साइमन कमीशन में जो पब्लिक ने रिस्पॉन्स किया है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। एक बहुत बड़ा अपसर्ज देखने को मिला है हमें जनता के द्वारा। तो एक्टिव रोल वॉज प्लेड बाय यूथ्स इन दिस। ठीक है, जो जनता थी उसमें यूथ ने बहुत एक्टिव रोल प्ले करा। ठीक है, और यूथ के लीडर्स हमें देखने को मिले इसमें नेहरू और बोस। ठीक है, तो एमर्जिंग यूथ लीडर्स वर सीन इन दिस टाइम दैट वर नेहरू एंड बोस। गवर्नमेंट क्योंकि चुप तो रहने वाली नहीं थी, इतना पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया है तो गवर्नमेंट रिप्रेशन करना चालू कर देती है, लाठी चार्ज करती है और बहुत ही ज़्यादा हैवीली ऑन प्रोटेस्टर्स आती है। ठीक है, इसी बीच लाला लाजपत राय भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं जब पंजाब में अगेंस्ट दिस साइमन कमीशन, उनको भी लाठी से मार दिया जाता है जो उनकी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा भारी तरीके से लग जाता है, वो फेटल हो जाते हैं एंड ही डाइड ऑन नवंबर 17, 1928। जिस दृश्य को देखने वाले थे भगत सिंह, और इसी कारण की वजह से होता है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अगर आप लोगों को रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ लास्ट लेक्चर में जाइए और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को देखिए। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि गवर्नमेंट रिप्रेशंस कैसे हुए, लाठीचार्ज कैसे हुए, और हमने हमारा एक बहुत बड़ा नेता लाला लाजपत राय उनको खो दिया गया। ठीक है, यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट, अब क्या है नेहरू रिपोर्ट ये हमें देखना है और वो कैसे लिंक है साइमन कमीशन से। सारी पार्टी की एक कॉन्फ्रेंस होती है, ऑल पार्टी की कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें होती है कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। ये तीनों मिलकर किसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी हमने देखा साइमन कमीशन का। तो ये फरवरी 1928 में मिलते हैं कि अब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक जैसे लखनऊ सेशन में जब हिंदू और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जुड़ जाती है, अभी तक इनके बीच में कोई भी ड्रिफ्ट नहीं आता है। तो ये तीनों मिलकर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके चेयरमैन होते हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उनको बना दिया जाता है कि आप इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करिए, क्योंकि हमारे लीडर्स जो है, पॉलिटिकल लीडर्स, वो ब्रिटिशर्स को ये बताना चाहते थे कि हम खुद भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्म कर सकते हैं। इनके अलावा जो एसोसिएटेड लीडर्स थे इसमें देवर तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS एनी, मंगल सिंह, अली अमन, मंगल सिंह, सुब कुरैशी। दीज वर द लीडर्स ऑल्सो एसोसिएटेड विथ नेहरू रिपोर्ट। अब रिकमेंडेशंस आती हैं नेहरू रिपोर्ट की ऑन अगस्त 1928 में। ठीक है, रिकमेंडेशंस क्या रहती हैं कि वी नीड डोमिनियन स्टेटस ऑन लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जिस तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट मिलता है हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस? डोमिनियन स्टेटस मतलब अब हमारी गवर्नमेंट खुद फॉर्म करेंगे, हम हमारे देश को खुद चलाएंगे, बट देयर विल बी अ हेड दैट वाज ब्रिटिश ऑफिसर। ठीक है, तो ऐसा रहता है कि उस गवर्नमेंट के ऊपर भी एक अथॉरिटी रहेगी जो ब्रिटिशर्स की रहेगी हालांकि, पर लेकिन वो गवर्नमेंट हमारी होगी, इंडियंस की होगी। तो ये डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करती है नेहरू रिपोर्ट।
उसके बाद नेहरू रिपोर्ट बोलती है कि देयर विल बी रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। 1909 मॉर्ले मिंटो एक्ट से जो सेपरेट इलेक्टोरेट को आपने इंट्रोड्यूस किया है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, उसकी जगह हम डिमांड कर रहे हैं जॉइंट इलेक्टोरेट की विद सीट्स रिजर्व्ड फॉर माइनॉरिटीज़। जॉइंट इलेक्टोरेट रहेगा लेकिन उसमें जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहेंगी माइनॉरिटीज़ की। अब हम देख लेते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है। 1909 में मॉर्ले मिंटो एक्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें कुछ सीट्स हिंदू की होंगी और कुछ सीट्स मुस्लिम की होंगी। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग दिस, तो हिंदू की जो सीट्स हैं उसको इलेक्ट सिर्फ हिंदू पीपल ही करेंगे, मतलब उसको जो वोट देंगे वो हिंदूज ही देंगे, और मुस्लिम्स के जो सीट्स हैं उसके लिए जो वोट्स रहेंगे वो मुस्लिम्स पीपल ही देंगे, उन्हीं की जनता देगी। तो ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। इसको हटाना चाहता था नेहरू रिपोर्ट में हम। थर्ड, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंस। लिंग्विस्टिक प्रोविंस बनाएंगे हम, मतलब जो प्रोविंसेस बनाई जाएंगी इट विल बी बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पहली बार बात करी गई है नेहरू रिपोर्ट में कि फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस किए जाएं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। फुल प्रोटेक्शन टू कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट को हम फुली प्रोटेक्ट करेंगे। कंप्लीट डिसएसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। ये देखिए अब स्टेट को सेक्युलर बनाने की बात कर दी है यहाँ पर कि स्टेट जो है उसको एक रिलीजन का बना दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि हमारा स्टेट जो है वो अलग अलग रिलीजन में बटा हो। ठीक है, लेकिन अब हम आपको बता दें कि मुस्लिम लीग इस नेहरू रिपोर्ट में जुड़ी तो थी लेकिन उसने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी जुड़ने से पहले। तो व्हाट वर दी डिमांड्स? दिल्ली प्रपोजल कहते हैं इन डिमांड्स को। दिल्ली नाम से बहुत सारी चीज़ें हमें आगे पढ़नी है, दिल्ली पैक्ट। तो ये दिल्ली प्रपोजल जो है वो याद रखना है कि मुस्लिम लीग का था दिल्ली प्रपोजल। अर्लियर इन 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, तो उससे पहले 1927 ने मुस्लिम लीडर्स ने दिल्ली में एक मीटिंग करी थी। ठीक है, और 4 प्रपोजल रखे थे कांग्रेस के आगे। मद्रास सेशन में ये प्रपोजल रखे गए थे एंड दे वर नोन एज दिल्ली प्रपोजल्स। अब क्या प्रपोजल रखे थे, क्या मांग करी थी मुस्लिम लीडर्स ने, ये हम देख लेते हैं। तो उनके 4 प्रपोजल थे कि जॉइंट इलेक्टोरेट हो। अगर जॉइंट इलेक्टोरेट आप कर रहे हैं तो सीट्स को रिजर्व करना है आपको मुस्लिम्स के लिए क्योंकि वी आर माइनॉरिटी। ठीक है, तो ये एक उनकी मांग थी। दूसरी उनकी मांग थी 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म होगी उसमें 1/3 हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, ये एक मांग थी। दूसरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते थे पंजाब और बंगाल जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो वहाँ पर उनको सीट्स का प्रपोजन चाहिए था अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन। ठीक है। फोर्थ डिमांड वाज फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मुस्लिम प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस। अब वहीं नेहरू रिपोर्ट बात कर रही थी सेक्युलर स्टेट बनाने की, डिसएसोसिएट करना था उनको स्टेट फ्रॉम रिलीजन, और यहाँ मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि हमें तो 3 मुस्लिम न्यू प्रोविंस चाहिए, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस। तो हमने देखा कि नेहरू रिपोर्ट में सिर्फ ये डिमांड पूरी की गई है। कौन सी? इलेक्टोरेट की। ये 3 डिमांड उनने एक्सेप्ट नहीं करी। तो मुस्लिम लीग क्या रिस्पॉन्ड करती है नेहरू रिपोर्ट पे, ये हमको देखना है। ड्यू टू नॉन अकोमोडेशन ऑफ 3 डिमांड्स, अभी मैंने बताया इनकी 3 डिमांड्स पूरी नहीं गई, तो जिन्ना जो रहते हैं मुस्लिम्स लीग के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं स्ट्रॉन्ग, वो बोलते हैं कि मैं अपने 14 पॉइंट्स दूंगा, इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए है, और ये उनके 14 पॉइंट्स ही जो है बिकेम द बेसिस ऑफ फर्दर प्रोपोगेंडा ऑफ मुस्लिम लीग, जो आगे जाके पाकिस्तान का फॉर्मेशन करते हैं, यही 14 पॉइंट्स। तो हमें ये 14 पॉइंट्स इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है पढ़ना। तो जिन्ना क्या देते हैं 14 पॉइंट्स, क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी 3 डिमांड्स नेहरू रिपोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं करी। तो यहाँ देखिए ड्रिफ्ट आना स्टार्ट हो गया है किसके? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में।
उसके बाद हिंदू महासभा की भी कुछ डिमांड्स होती हैं। वो बोलते हैं कि ये कौन सा प्रपोजल है कि आप मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस अलग बनाएंगे और सेपरेट रिजर्वेशन देंगे सीट्स का मुस्लिम्स को, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हिंदू महासभा भी थोड़ी खफा थी कांग्रेस से इस समय पर। तो कांग्रेस का क्या रिएक्शन रहता है? नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट कांग्रेस में भी कुछ यूथ लीडर्स रहते हैं जिन्हें नेहरू रिपोर्ट संतुष्ट नहीं लगती है। देन क्यों नहीं लगती है? तो यंगर सेशन रहता है जो जवाहरलाल नेहरू और बोस लेड कर रहे हैं उस टाइम पे, दे वर अनहैप्पी विद द नेहरू रिपोर्ट। क्यों? वो बोलते हैं आपने ये जो डोमिनियन स्टेटस की बात करी है ये तो बहुत पुराना आइडिया है, और वो भी आप सेल्फ गवर्नमेंट की लाइन पे बनाएंगे, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट हमारी रहेगी, एक कंट्रोल तो जो है वो ब्रिटिशर्स का रहेगा। तो दिस इज अ स्टेप बैकवर्ड। नाउ वी नीड टू डिमांड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया, ऐसा बोलते हैं यूथ लीडर्स। और जब उनकी बात का गौर नहीं किया जाता है, दे सेट अप इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। वो बोलते हैं कि हम सेपरेट एक लीग बनाएंगे, दैट वाज इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। याद रखना है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग वाज फॉर्म बाय नेहरू एंड बोस। ठीक है, अब ये ऐसा हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब दिसंबर 1928 में होता है कलकत्ता सेशन। ठीक है, कलकत्ता सेशन में फाइनली, क्योंकि इस नेहरू रिपोर्ट के 3 फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, तीनों ही सेटिस्फाइड नहीं है इस रिपोर्ट से, तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है दिसंबर 1928 के कलकत्ता सेशन में। अब रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन आगे क्या करना है? फर्दर प्रोपोगेंडा क्या है हमारा? क्या हमें कोई मूवमेंट स्टार्ट करना है, या हमें इस तरीके से चुप ही बैठे रहना है, या बॉयकॉट और नॉन कोऑपरेशन को ही आगे बढ़ाना है? तो हमारी जो यंगर सेक्शन रहता है, दैट वाज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बोस, वो डिमांड करते हैं कि बस बहुत हो गया नॉन कॉपरेशन, अब हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए और इसी वक्त स्टार्ट करना चाहिए। तो गांधी जी जो रहते हैं और सारे सीनियर्स लीडर यूथ जनरेशन को समझाते हैं कि अभी वी आर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द मूवमेंट। ओके, वी हैव टू मेक द मासेस रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो हम अभी इसके लिए तैयार नहीं है, हम गवर्नमेंट को थोड़ा समय देते हैं। हम उनसे बोलते हैं कि जो सेल्फ गवर्नमेंट की हम इतने टाइम से डिमांड कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस की, अगर आप हमें 2 साल के अंदर अंदर डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं तो हम कोई भी मूवमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो 2 साल के बाद हम इस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। लेकिन यंगर सेक्शन भड़क जाता है, अब फिर 2 साल हम वेट करें, वो भी डोमिनियन स्टेटस के लिए, जो कि एक बहुत स्टेप बैकवर्ड है। वो बोलते हैं 2 साल तो नहीं हो पाएगा, एक काम करते हैं, कुछ सेटलमेंट करते हैं, 1 साल के अंदर अगर डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला, देन वी विल लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो 1 साल का वेट किया जाता है, और जैसा कि हमें पता है कि डोमिनियन स्टेटस गवर्नमेंट हमें नहीं देती है, तो हम लॉन्च करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है किस तरीके से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया एंड व्हाट वर द रीजन एंड हाउ इट वाज लॉन्च्ड। तो स्टे कनेक्टेड टू लर्न अबाउट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक एंड प्लीज शेयर अवर चैनल, दैट इज ओनली सिविल सर्विस। अगर आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत है और मेरे हैंड रिटन नोट्स अच्छे लग रहे हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट आवर चैनल एंड वी कैन प्रोवाइड हैंड रिटन नोट्स टू यू। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ओनली सिविल सर्विस। थैंक यू।